नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने की गन्ने के एफआरपी में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को दी मंजूरी, प्रधानमंत्री के पंचामृत को जलवायु लक्ष्यों में किया परिवर्तित। और अब बात गन्ने का एफआरपी बढ़ाए जाने की। देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ष 2022-23 के लिए गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम मूल्य को 15 रुपए से बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों को सौगात दी है। सरकार ने गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक यह व्यवस्था चीनी सीजन 2022-23 से मान्य होगी। गन्ना किसानों के लिए ये अब तक का उच्चतम मूल्य होगा। आपकी जानकारी के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले 8 वर्षों में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी में 34% से अधिक का इजाफा किया है। और कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी। सुधांशु जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला गन्ना किसानों के संदर्भ में लिया है और यह माना जा रहा है कि इससे देश के करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा। अगर मैं बात एफआरपी की करूं तो एफआरपी से क्या तात्पर्य है? देखिए, ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है। मतलब जो उत्पादन में किसान की लागत लगती है जी, उसके ऊपर सही मुनाफे को ऐड करके और क्या उसको कीमत मिलनी चाहिए अपने उत्पाद की, इसको सीएसीपी तय करती है। जी, जिस तरीके से बाकी फसलों को का एमएसपी तय किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी तरीके से गन्ने के लिए एफआरपी तय किया जाता है। और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर इसकी खरीद जो है प्राइवेट सेक्टर, जो गन्ना मिलें हैं जी, जो खरीदारी करती हैं, उसके ऊपर कानूनी तौर पे लागू होती है ये। जी। इससे फैसला किसे किसे होगा, किस राज्य को होगा या किस क्षेत्र के किसानों को होगा? ये देखिए, पूरे देश में गन्ने का उत्पादन होता है। कुछ राज्यों में ज्यादा होता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब राज्यों में, बिहार, इन सभी राज्यों में गन्ना का उत्पादन होता है। तो पूरे देश में करीब 5 करोड़ जो किसान परिवार हैं, उनको इससे लाभ होगा। उनकी जो पेमेंट है जी, वो बहुत, हमें उम्मीद है इस बार गन्ने की खरीद जो है रिकॉर्ड रही थी। पिछले सीजन में करीब करीब 1,15,000 करोड़ का गन्ना मिलों ने खरीदा था। और अगले साल इस एफआरपी के बढ़ने की वजह से और गन्ने का उत्पादन अगर सेम सतह पे, तब भी करीब करीब 1,20,000 करोड़ के गन्ने की खरीद होने का अनुमान है। जी, तो ये 1,20,000 करोड़ एक तरीके से अगर आप देखें तो ये पेमेंट होगा किसानों को। तो ये पैडी के बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ी क्रॉप ये उभर के आई है, जिसके माध्यम से किनारों जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। और किसानों की भी सराहना करनी पड़ेगी, उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलके, चीनी मिल के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं। जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सी जगहों पर अब उन्होंने गन्ने में फ्लड इरिगेशन के बजाय ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत की है। जी, बहुत सी जगह उन्होंने
जो प्लांटेशन होता है गन्ने का, उसको उसके रटून को जो है वो ट्रे में ग्रो करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और उसको प्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उससे गन्ने की उत्पादकता जो है पूरे देश में उसमें भी सुधार आया है और अब एवरेज 11% रिकवरी है। और इसी वजह से एफआरपी को तय करते समय एफआरपी को जो रिकवरी है वो भी 10.25, पहले 10% थी और 10.25 पे ये तय किया गया है। और अगर इससे ऊपर होगी जी तो हर 0.1% ज्यादा रिकवरी के लिए जो है 3 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी किसान को दी जाएगी। जी तो एक तरीके से किसान जी सुखद स्थिति है और उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और उसको फायदा होगा। सुधांशु जी, मैं 2-3 बातें जानना चाहता हूं क्योंकि गन्ना किसान का जो मुद्दा है, खासतौर से गन्ने से जुड़े जो खेती करते हैं किसान, उनका जो भुगतान का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा रहता है भुगतान का। राजनीतिक और किसानों की दृष्टि से गन्ने का जो मसला है, जो मुद्दा है, बहुत संवेदनशील रहता है। पिछले अगर कुछ सालों की मैं बात करूं तो किस तरह से नीतियों में जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ आम गन्ना किसान को मिला है? देश में गन्ने किसान की जो गन्ने के उत्पादन है वो किस तरह से देश में बढ़ा है या उसकी स्थिति क्या है? जी, अच्छा आपने सवाल किया है। और अगर हम पिछले 3 सालों में खास तौर से देखें जी तो गन्ने का पेमेंट किसान को हर साल इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और उसकी खास वजह यह रही कि जो नीतियां सरकार ने लाई हैं उन नीतियों के चलते किसान मजबूत हो रहा है। और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 99% पेमेंट उसको टाइम से हो गया था। जी इस बार भी जो है पेमेंट जो है जो किसान को हुआ है वो बिल्कुल टाइम से और हाईएस्ट इन द हिस्ट्री पेमेंट हो चुका है। जी उसकी 2 वजह रही। पहली वजह थी कि जो निर्यात की नीति थी उसकी वजह से करीब करीब इस साल 100 लाख मीट्रिक टन निर्यात अभी तक हो चुका है और अभी सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन की और मंजूरी दी है। तो करीब 112 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो देश के बाहर निर्यात होगी। उस निर्यात का जो पैसा है जी करीब करीब 35 से 40 हजार करोड़ जो है वो चीनी मिल्स को आता है और मिल्स के माध्यम से वो किसानों को जाता है। दूसरा जो बहुत इथेनॉल की जो पॉलिसी आई सरकार की तरफ से, इस साल करीब 35 लाख मीट्रिक टन शुगर जो थी वो इथेनॉल बनाने के लिए उसमें डाइवर्ट हुई। तो उससे भी जो 18 से 20 हजार करोड़ का पेमेंट है वो पेमेंट जो है वो जो डिस्टिलर्स हैं उनके माध्यम से वो किसानों को पे किया जा रहा है। इन सब नीतियों के चलते आज किसान का पेमेंट बहुत जल्दी बहुत समय से हो रहा है। तो किसान को अपनी अगली फसल लगाने में उसके लिए जो भी उसको रिसोर्सेज मोबिलाइज करने होते हैं, चाहे गन्ने का बीज हो, चाहे उसके लिए खाद हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, हर चीज को करने में मदद है। और मिल की भी स्थिति इंप्रूव हो रही है। हर चीनी मिल जो पहले ऑलमोस्ट उसके अकाउंट्स रेड होते थे, आज अगर आप देखें तो ज्यादातर चीनी मिल्स जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। वो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, वो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, डिस्टिलरीज भी लगा रही हैं और शुगर प्लांट का भी एक्सपेंशन कर रही हैं। और एक और डेवलपमेंट हुआ है कि शुगर मिल सब जो है वो स्पेशलिटी शुगर्स में जा रही हैं और गन्ने से चीनी के अलावा बनने वाले जो उत्पाद हैं जैसे बगास है उससे कटलरी बन रही है जो बायो फ्रेंडली कटलरी है। इससे जो है पोटाश की खाद बनाई जा रही है। सरकार ने अभी उस खाद को भी जो है जो सब्सिडी के जो प्रोविजंस है उसके तहत लाया है और उस खाद को बना करके आप सब्सिडी को भी क्लेम कर सकते हैं और उस एरिया में जहां पर आपकी चीनी मिल है इस खाद का आप वितरण कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मिला करके जो आर्थिक स्थिति है वो किसान की भी और मिल की भी मजबूत हो रही है और इसके लिए
जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, जो इस समय नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, जी वो ही इस सेक्टर को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। जी सुधांशु जी, पहली बार शुगर उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 हुआ है। और उसके साथ ही अगर मैं खरीद की बात करूं, गन्ने की खरीद की बात करूं, एक बहुत बड़ा मसला मुद्दा यह भी किसान का रहा है कि गन्ने का उत्पादन अच्छा हुआ तो क्या उसकी खरीद पहले से बेहतर हुई? जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल भारत दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गया है। जी हमने करीब करीब इस साल 360 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है और करीब 35 लाख टन चीनी के इक्विवेलेंट से हमने इथेनॉल का प्रोडक्शन किया है। तो करीब करीब 400 लाख मीट्रिक टन की आप मान के चले कि हमारा उत्पादन इस बार रहा, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। ब्राजील हमसे आगे होता था, इस साल ब्राजील नंबर 2 पे चला गया है और भारत जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। और जहां तक खरीदी की बात है, चूंकि मिलों की स्थिति, निर्यात और इथेनॉल की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी, बड़ी विजनरी पॉलिसी थी, जी उसकी वजह से चीनी मिल की आर्थिक स्थितियां अब इतनी सुधर गई हैं कि वो किसान को हाथ के हाथ पेमेंट करते हैं। और पिछले साल करीब करीब 1,15,000 करोड़ गन्ने की खरीदी चीनी मिलों ने की है और 90% से ज्यादा, करीब करीब 93% जो है पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है और अभी शुगर सीजन खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये सब देखते हुए हमें उम्मीद है कि किसान की स्थिति इंप्रूव होने की वजह से वो अच्छी प्रैक्टिसेस को, अच्छी टेक्नोलॉजी को और इम्प्लीमेंट करेगा, अपनी रिकवरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, पानी का कंजर्वेशन करेगा। किसान ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नैनो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कुछ एरियाज में शुरू कर दिया है, जिससे कि फर्टिलाइजर की खपत कम हो जाएगी और जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी जो है फर्टिलाइजर यूज की, वो भी इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो किसान और मिल और जो इकोनॉमी है उसको फायदा हो रहा है और इसके लिए जो नीतियां निर्धारित की गई हैं लीडरशिप की तरफ से, वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सुधांशु जी, एक बात कही जा रही है, एक पक्ष ये भी उभर के आ रहा है कि एफआरपी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, लेकिन इस इजाफे का फायदा देश के सभी गन्ना किसानों को इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि गन्ने का जो मूल्य है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से भी तय होता है। सबसे बड़े गन्ना उत्पादक सूबे यूपी में भी कहा जा रहा है इसका कोई फायदा इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर गन्ने का भाव पहले से ज्यादा है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार दो तरह से काम करती है। सबसे पहले तो सरकार ने प्रोटेक्ट किया उन किसानों को जहां पर रिकवरी कम है, तो उन्होंने उसमें फ्लोर फिक्स कर दिया 9.5 कि अगर रिकवरी कम भी है तब भी एफआरपी जो है, जो 9.5 रिकवरी है उसके ऊपर दिया जाएगा। जी, तो उससे किसान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया। कुछ राज्य जो है वो एफआरपी के अलावा स्टेट एडवाइज प्राइस, एसएपी जिसको आप कहते हैं, वो देते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है जी। तो वो अपने किसानों को जो एफआरपी प्लस करके है बेनिफिट वो देते हैं, तो उनको वो बेनिफिट मिलेगा। तो दो तरीके से किसानों को फायदा हुआ। एक जो अपर स्पेक्ट्रम है उसमें जो भी स्टेट्स इसको टॉप अप करती हैं वो किसान को बेनिफिट एडिशनल मिलेगा, और जहां पर रिकवरी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या जो वैरायटी है शुगर केन की उसकी वजह से अगर रिकवरी है तो सरकार ने एक मिनिमम फ्लोर फिक्स कर दिया है कि उतना तो शुगर मिल को देना ही देना है किसान को, 9.5% की रिकवरी के ऊपर जी। तो किसान ने दोनों तरह से अच्छी रिकवरी वाले इलाके में इंसेंटिवाइज किया है फार्मर को, और जहां पर रिकवरी बहुत अच्छी नहीं है वहां पर भी उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है जी।
एक बात और भी कही जाती है, जो एक इसका तथ्य है कि एफआरपी बढ़ने के बाद इस जो राज्य हैं, जो बात आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहां पर पहले से ही गन्ना जो किसान हैं उन्हें एक अच्छा मूल्य गन्ने का मिल रहा है, इन सरकारों पर गन्ना मूल्य बढ़ाने का दबाव बढ़ता है। सर, क्या इस नीति को हम कैसे देखें, क्या इसका क्या पहलू है? देखिए, उनके ऊपर दबाव नहीं बढ़ता है, क्योंकि भारत सरकार ने जब एफआरपी फिक्स किया जी। तो उन्होंने इस बार रिकवरी को भी इम्प्रूव किया है कि 10.25 मिनिमम रिकवरी के ऊपर 305 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी है। जी। तो जो भी एसएपी होती है, स्टेट एडवाइज प्राइस होता है, वो इसका टॉप होता है और हर 0.1% ज्यादा रिकवरी के ऊपर 3.05 रुपए प्रति क्विंटल एडिशनल मिलेगा किसान को। जी। तो जब एट द एंड ऑफ द सीजन हर मिल का रिकवरी रेट तय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो देखेंगे कि इस मिल में इस बार कितनी रिकवरी हुई है। अगर उसकी रिकवरी 12%, 12.5%, 13% होगी तो हर 1% के ऊपर जो है करीब करीब 35 रुपए का जो है एडिशनल 30 रुपए का करीब जो है एडिशनल बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जी। सुधांशु जी, एफआरपी तय का जो आधार होता है वो क्या होता है, किस आधार पे एफआरपी तय होती है? देखिए, एफआरपी में ये जो सीएसीपी है, जी। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, वो ये देखती है कि गन्ने के उत्पादन में किसान की लागत क्या आती है, जी। उसकी जो जमीन जिसके ऊपर वो गन्ना लगाता है उसकी अदरवाइज रेंटल वैल्यू क्या है, फैमिली लेबर उसमें कितनी लगती है, इन सब जो इनपुट्स हैं वो कितने उसमें खर्च होते हैं, उन सब को कैलकुलेट करके वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रीजनेबल एडिशन क्या होना चाहिए। तो इस बार उन्होंने करीब 43 रुपए का जो है वो अपफ्रंट जो है वो एडिशनल बेनिफिट जो है, जो सीएसीपी की कैलकुलेशन थी उसके बाद 43 रुपीज और ऐड करके उन्होंने ये प्राइस फिक्स किया एफआरपी का। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इकोनॉमिक्स को देख करके सारे फैक्टर्स को, मार्केट फैक्टर्स को लेकर के एफआरपी को तय करती है। जी। सुधांशु जी, बात 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, लेकिन कई राज्यों में है वो इससे कहीं ज़्यादा पैसा किसानों को मिलता है। अगर मूल्य की बात मैं करूं गन्ना किसानों के, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पे पिछले कुछ वर्षों में राजनीति भी काफ़ी होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीर उभर के सामने आती है। मैं राजनीति की बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि गन्ना किसान के मूल्य का सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है, तो इसमें पिछले 6-7 वर्षों में किस तरह का परिवर्तन आया है? क्योंकि अगर मैं एक आंकड़े की बात आपसे करूं कि कुछ साल पहले तक गन्ना जो मूल्य मिलता था किसानों को, उसके लेकर तमाम सवाल उठते थे। आप कैसे अब स्थिति को देखते हैं कि इसमें किस तरह से बदलाव हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एफआरपी है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। तो और ये रिकवरी से लिंक्ड है। तो जैसे जैसे रिकवरी इंप्रूव होगी, उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अच्छी वैरायटी गन्ने की, समय से उसको पानी, खाद देखना, उसकी रख रखाव अच्छा करना। तो अगर उसकी रिकवरी इंप्रूव होगी तो इसमें फॉर्मूले में ही प्रोविजन है कि हर 0.1% ज्यादा रिकवरी के लिए किसान को 3 रुपए 5 पैसे एडिशनल एफआरपी दी जाएगी। तो ये 305 रुपए की एफआरपी फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है, ये बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर कम रिकवरी होगी तो ये 9.5 के नीचे नहीं जाएगी, उतना फिर भी किसान को मिलेगा। जी। चलिए सुधांशु जी, आपने हमसे बात की इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो कैबिनेट दिस वीक में अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन को सूचना दिए जाने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले को भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान
एनडीसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत रणनीति को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में शामिल करते हुए नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी। नवीनतम एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अनुसार भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये फैसला खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी ने पार्टियों के सम्मेलन COP26 में घोषित प्रधानमंत्री के पंचामृत को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आज के एनडीसी पेरिस समझौते के तहत आपसी सहमति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे या करता है। बयान के अनुसार ये भारत के 2070 तक नेट जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। इसमें कहा गया है कि भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कि इस तरह के प्रयास भारत की उत्सर्जन वृद्धि को कम करने के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये देश के हितों को संरक्षित करेगा और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के सिद्धांतों व प्रावधानों के आधार पर भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा। ब्रिटेन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया के समक्ष 5 अमृत तत्व पेश किए थे तथा जलवायु कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया था। तो हमारे आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।